हेलो बच्चों, कल हमने हेनरीज लॉ कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले लिक्विड सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं व्हेन द सॉल्वेंट इज लिक्विड। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन को हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पर ऐसा करिए, लिक्विड कर लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है आपका, सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है, सॉल्यूट गैस हो सकता है और सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आपके सिलेबस में हम दो बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। एक तो लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब जिसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है, और दूसरा सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होगा लेकिन सॉल्यूट हम सॉलिड लेंगे। तो दो लेंगे हम, कौन कौन से? एक तो हम लेंगे लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा हम बात करेंगे बाद में सॉलिड इन लिक्विड। ठीक, तो ये दो बाइनरी सॉल्यूशन आपके सिलेबस में है। अभी हम फर्स्ट वाला कंसीडर कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि आपके पास सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है। ठीक, अब ये जो दो लिक्विड हमने लिए हैं, सपोज ये दोनों लिक्विड हमारे पास कैसे हैं? ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो गर्म होने पर वेपराइज हो जाए, ठीक है, उसे हम वॉलेटाइल कंपोनेंट कहते हैं या वॉलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। तो हमने दो लिक्विड ले लिए, दो वॉलेटाइल लिक्विड ले लिए और उसको हमने लेबल कर दिया 1 और 2। ठीक, दोनों को मिला दिया। जैसे हमने एक कंटेनर ले लिया, यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने दोनों लिक्विड ले लिए। ठीक है बच्चों, लिक्विड 1 ले लिया एंड लिक्विड 1 ले लिया हमने एंड लिक्विड 2 ले लिया। दो लिक्विड ले लिए और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसको हमने हीट कर दिया। हीट करने से क्या होगा? वेपर्स बनेंगी, दोनों लिक्विड की वेपर्स बन जाएंगी। यहाँ पर अलग अलग जितनी वेपर्स बननी है बन जाएंगी। ठीक, सपोज ये जो वेपर्स बनी है, जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम इसमें सेटअप हो जाएगा कुछ देर बाद, तब इसका जो टोटल वेपर प्रेशर है मिक्सचर का, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर है P टोटल। एंड इस पूरे मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट की वेपर्स होंगी, फर्स्ट लिक्विड की भी होगी, सेकंड लिक्विड की भी होगी। तो अपना अपना जो इनका प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर जिसे हम टर्म यूज करते हैं, ये 11th में आपने सीखा होगा कि मिक्सचर में एक पर्टिकुलर गैस जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उसे हम उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं, क्योंकि वो टोटल में कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए उसके प्रेशर को क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो सपोज जो वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर है टोटल, वो है P टोटल और पार्शियल वेपर प्रेशर है P1 एंड P2, यानी कि P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 एंड P2 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 कितना लिया हमने? P1 एंड लिक्विड 2, सेकेंड लिक्विड का हमने ले लिया P2, राइट, और P टोटल इज द टोटल प्रेशर, राइट, और एंड देयर मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शन भी एज्यूम करेंगे हम। मोल फ्रैक्शन हमने लिए, इनके मोल फ्रैक्शंस आर x1 एंड x2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली हो गया, यानी कि x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2। ये सब हमने ले लिया। अब इस पर, ऐसे सॉल्यूशन पर, दो वॉलेटाइल लिक्विड के बाइनरी सॉल्यूशन पर हम एक लॉ अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या होता है? राउल्स लॉ होता है बच्चों, फॉर एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, ठीक, किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी वॉलेटाइल कंपोनेंट जो होता है, ठीक, फॉर एनी सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर, जैसे अगर हम लिक्विड 1 की बात करते हैं तो वो हमने क्या लिया है? P1 लिया है। ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये होता है राउल्स लॉ, कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी वॉलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो, ये लॉ की स्टेटमेंट है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स
the partial vapor pressure of each volatile component is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। जैसे अभी जो हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया उसमें हमने दो कंपोनेंट लिए, लिक्विड 1 एंड 2। अगर हम उस पर ये लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 एंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। मतलब फर्स्ट लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन यानी X1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और सेकंड का पार्शियल वेपर प्रेशर सेकंड लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे बच्चों। P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। P1 नॉट क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। P1 नॉट है हमारे पास, P1 नॉट इज the vapor pressure of first liquid 1 in pure state में जब वो प्रेजेंट होगा फर्स्ट लिक्विड, तब उसका जो वेपर प्रेशर होगा एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर जितना उसका वेपर प्रेशर होता है प्योर स्टेट में, मिक्सचर की फॉर्म में नहीं, सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं, प्योर स्टेट में। ठीक है, तब हम जो उसका वेपर प्रेशर होगा एट द सेम टेम्परेचर, तब उसे हम कहते हैं P1 नॉट। ऐसे ही यहां पर भी हम लिखेंगे P2 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहां पर हमने यूज किया P2 नॉट X2। ठीक, अगेन यहां पर P2 नॉट क्या है, P2 नॉट क्या होगा, P2 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड लिक्विड 2 इन प्योर स्टेट। ठीक है, जब प्योर स्टेट में वो प्रेजेंट होगा तब जो उसका वेपर प्रेशर है एट द सेम टेम्परेचर वो P2 नॉट है। तो ये हमने राउल्स लॉ अप्लाई करके दो इक्वेशन बनाई है बच्चों। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। पार्शियल वेपर प्रेशर हमने निकाल लिया P1 एंड P2, और अगर हमें मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तब हम क्या करेंगे, दोनों के पार्शियल प्रेशर को प्लस कर देंगे, सम कर देंगे हम, तो P टोटल हमारे पास आ जाएगा P1 प्लस P2। ठीक है, ये आपके पास तीन फॉर्मूलेज आ गए जिन पर बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। अभी हम एक आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं आपको एक ग्राफ भी बता रही हूं बच्चों, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम राउल्स लॉ के लिए। देखो यहां पर हमने एक ग्राफ बनाया, सपोज हम यहां पर ले रहे हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक, यहां वेपर प्रेशर लिया हमने और यहां मोल फ्रैक्शन लिया। सपोज हमने इनिशियली हमारे पास लिक्विड 1 लिया और इसका मोल फ्रैक्शन 1 हो गया और हमने सेकंड लिक्विड उसमें बिल्कुल भी नहीं मिलाया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास लिक्विड है, फर्स्ट लिक्विड है, वो बिल्कुल प्योर स्टेट में है क्योंकि हमने सेकेंड लिक्विड अभी उसमें नहीं मिलाया है। तो प्योर स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो P1 नॉट होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो जितना प्रेशर दिखा रहा है वो सपोज यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी P1 नॉट। ये आपके पास आ गया P1 नॉट। ठीक, अब हम इस तरफ मूव करते हैं, तो जब ऐसे मूव कर रहे हैं तो जब आप X2 मिलाओगे, इसमें मोल फ्रैक्शन मिलाओगे तो क्या होगा, सेकेंड लिक्विड मिलाओगे तो X1 का मोल फ्रैक्शन कम होगा और X2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो इधर चलते चलते यहाँ पर लास्ट में जब आते हैं तो X1 हमारे पास 0 हो जाएगा और X2 हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि लॉ क्या कह रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है का मतलब क्या है कि अगर मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, तो प्रेशर भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो ग्राफ इस तरह का आएगा हमारे पास। ठीक है, ये कम होता हुआ दिखाई दे देंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी। और सेकेंड लिक्विड का अगर हम बनाते हैं तो सेकेंड लिक्विड का 0 है पहले मोल फ्रैक्शन, और 0 से इधर जा रहे हैं तो क्या हो गया, बढ़ रहा है। X2 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, बढ़ रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमारे पास प्योर स्टेट में है सेकेंड लिक्विड, तो ये जो वैल्यू होगी दैट इज P2 नॉट। और बीच में इन बिटवीन हमारे पास दोनों होंगे, वो हम P1 प्लस P2 से निकालेंगे। यहाँ पर ये हो गया आपका P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, कैलकुलेट करके दोनों को प्लस करके निकलेगा। तो ये ग्राफ होता है राउल्स लॉ के लिए। अब इससे रिलेटेड ये जो हमने फॉर्मूलेज देखे, 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ठीक, इन पर रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले एक फॉर्मूला मैं आपको और बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर हमने वेपराइज किया, यहाँ पर हमने सब्सटेंस को, दोनों लिक्विड के सोल्यूशन को वेपराइज किया था बच्चों,
तो यहाँ पर देखो जो लिक्विड फेज में हमने मोल फ्रैक्शन लिया था दोनों लिक्विड का, वो हमने लिया था x1 और x2। ठीक, यहाँ पर जब ये वेपर्स हो गए, इनके वेपर्स बन गए, तो वेपर फेज में भी कुछ कंपोजिशन होगी इसकी। तो यहाँ वेपर फेज में जो इन लिक्विड की वेपर स्टेट में जो कंपोजिशन है, यहाँ पर वेपर फेज में ध्यान रखना, मैं बार बार कह रही हूँ, वेपर फेज में जो कंपोजिशन है मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन वो हम ले रहे हैं y1 एंड y2, y1 एंड y2। तो y1 और y2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द बोथ द लिक्विड्स इन वेपर फेज। वेपर फेज में जो उनकी कंपोजिशन है, जो मोल फ्रैक्शन है, वो है y1 एंड y2। ठीक है, तो इस पर फिर एक लॉ लगाते हैं हम। 11th में आपने पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है, 11th में एक लॉ पढ़ा होगा आपने, एक लॉ आपने सीखा होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हमने क्लास 11th में पढ़ा था। और पार्शियल प्रेशर का उसमें आपने फॉर्मूला सीखा था, P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P टोटल। तो उसी फॉर्मूले से ये हमने निकाला है, किस पर बेस्ड है ये? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर 11th में सीखा था बच्चों, याद है? क्या था लॉ? कि किसी भी कंटेनर में अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेज होती हैं, ठीक है, तो टोटल प्रेशर ऑफ द नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर को प्लस कर देते हैं अगर हम, तो टोटल प्रेशर मिक्सचर का हमारे पास आ जाता है। उसी में आपने ये सीखा था कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर अगर हमें निकालना है तो इस फॉर्मूले से हमें निकालना है। यहाँ पर P1 क्या है? P1 इज द पार्शियल वेपर प्रेशर, P1 is partial vapor pressure, Y1 is the mole fraction in vapor state, in vapor phase, mole fraction of the component in vapor phase। ठीक है, ये फर्स्ट लिक्विड के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये फर्स्ट लिक्विड का ही हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, राइट। और P टोटल, टोटल तो आपको पता ही है टोटल प्रेशर हो गया। ऐसे ही सेकेंड लिक्विड के लिए भी आप बना सकते हो, P2 इज इक्वल टू हो जाएगा Y2 इंटू P टोटल। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले आपको और नोट करने हैं बच्चों, ये आप नोट करिए, इन पर बेस क्वेश्चन होगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पर आते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हेप्टेन एंड ऑक्टेन, दो गैसेज आपको दी हुई हैं, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन at 373 Kelvin, the vapor pressure of the two liquids are, वेपर प्रेशर दिए हुए हैं दोनों लिक्विड के, कितने कितने दिए हुए हैं? 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रेस्पेक्टिवली। इसमें आपको यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किलो पास्कल में दिया हुआ है, हम आंसर भी किलो पास्कल में ही निकाल सकते हैं। ठीक, अब आगे पूछा क्या है? व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का वेपर प्रेशर पूछा है, इसका मतलब टोटल प्रेशर पूछा है आपसे। और क्या दिया हुआ है? 26 ग्राम हेप्टेन लिया है और 35 ग्राम ऑक्टेन लिया है। दोनों गैसेस के मासेस ले रखे हैं आपको। प्योर स्टेट में दोनों का वेपर प्रेशर यानी कि P1 नॉट और P2 नॉट आपको बताया है, मासेस बताए हैं, और आपसे क्या पूछा है? P टोटल पूछा है। ठीक है, तो P टोटल निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? हम P1 निकालेंगे पहले, फिर P2 निकालेंगे और फिर दोनों को प्लस करेंगे, तब हमारे पास P टोटल आएगा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास है, सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है? P1 नॉट, P1 नॉट की वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 105.2 किलो पास्कल। P2 नॉट गिवन है 46.8 किलो पास्कल। ठीक है, अब ग्राम्स में मासेस दिए हुए, देखो बच्चों फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक, P1 नॉट तो हमें दे रखा है ना, x1 मोल फ्रैक्शन तो निकालना पड़ेगा हमें P1 निकालने के लिए। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें चाहिए N1/N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला है, यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे और नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे हेप्टेन का और ऑक्टेन का। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं सबसे पहले। चलो
नंबर ऑफ मोल्स हो गए किसके, पहले हेप्टेन निकाल लेते हैं। हेप्टेन क्या होती है, C7H16, ठीक है, ये हेप्टेन होती है क्योंकि इसके मोलर मास, मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास दे रखा है हमें 26, मोलर मास हमें इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑक्टेन, ऑक्टेन क्या होता है, C8H18, ये ऑक्टेन होता है, इसका भी हमें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो मोलर मास सबसे पहले इसका हमने लिया, यहाँ पर ले लेते हैं हेप्टेन का ले लेते हैं C7H16, इसका मास है कितना हमारे पास 26 ग्राम रख दिया हमने यहाँ पर। और मोलर मास आप हेप्टेन का कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक, कैलकुलेट करके देखना 100 आएगा इसका मोलर मास। ये आपके पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.26, ठीक है। अब हम निकालते हैं ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स। तो ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स निकाले हमने, C8H18 के नंबर ऑफ मोल्स, मास कितना दे रखा है इसका 35 ग्राम, 35 ग्राम ले लिया। मोलर मास इसका होता है 114, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ गया 0.31। तो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले हमने दोनों के निकाल लिए। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, x1 और x2 निकालेंगे हम, ठीक है। x1 और x2 कैलकुलेट करेंगे। x1 और x2 देखो, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं x1 यानी कि C7H16 हेप्टेन के लिए निकाल रहे हैं। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 0.31, ये आ जाएगा, ठीक। तो बेटा ये सॉल्व करेंगे आप, सपोज आपके पास आ गया ये 0.456, ये आ गया आपके पास, मोल फ्रैक्शन आ गया। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू आएगी। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, हेप्टेन का आ गया। ऑक्टेन का भी निकाल लेते हैं हम मोल फ्रैक्शन, C8H18 का कैसे निकलेगा, 1 से इसे माइनस करके निकल जाएगा, ठीक है, 1 से माइनस करके निकाल सकते हैं हम इसे। एक तरीका तो ये है, फॉर्मूले से ही निकालो, फॉर्मूले से ना निकाल के 1 से माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो 1 से माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 0.456, ठीक, तो ये आ गया 0.544। अब हमारे पास दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए, x1 आ गया, x2 आ गया, P1 नॉट है हमारे पास, P2 नॉट है हमारे पास। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, P1 और P2 हम निकाल सकते हैं। तो P1 आ जाएगा, P1 नॉट की वैल्यू रखी हमने 105.2 इंटू x1 रखा हमने 0.456, ये आपके पास आ जाएगा। P1 की वैल्यू आ जाएगी किलो पास्कल में, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, किलो पास्कल में वैल्यू आ जाएगी ये जो भी आप निकालेंगे यहाँ पर। और ऐसे ही P2 भी आप निकाल लेंगे, P2 नॉट इज गिवन 46.8 इंटू मोल फ्रैक्शन है इसका 0.544, ये आपके पास P2 आ जाएगा किलो पास्कल में, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी किलो पास्कल। P1 आ गया, P2 आ गया, अब दोनों को प्लस कर दो तो P टोटल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने P टोटल कैलकुलेट किया। समझ में आ गया होगा बच्चों ये क्वेश्चन आपको। कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, मैं आंसर भेज दूंगी, ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, इसे बेटा सॉल्व करिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, बट वो जो फॉर्मूला आपको बताया है उसी से हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।